शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा की खबर के साथ। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यानी आज भारी हंगामा हुआ। विपक्षी महागठबंधन ने विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में कुर्सियां फेंकी और टेबल पलटने की कोशिश की गई। काले कपड़े पहनकर विपक्षी विधायकों ने सदन के भीतर और बाहर प्रदर्शन किया, जिसके चलते मार्शलों ने धक्का मुक्की हुई उनकी। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारे गूंजे विधानसभा में। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने हंगामे के कारण कार्यवाही को स्थगित कर दिया। और बिहार विधानसभा में आज उछाली गई कुर्सियां। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भारी बवाल हुआ। विधानसभा के भीतर विपक्षी दल के नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। एसआईआर प्रोसेस को लेकर विशेष चर्चा की मांग कर रहा था ऑपोजिशन, और इसी को लेकर हंगामा बढ़ता चला गया। भारी हंगामे के बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के भीतर की। ये तस्वीरें हैं जहां जमकर कुर्सियां चली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मार्शल्स को वहां पर बुलवाना पड़ा। वेल में तमाम विधायक आकर नारेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई और जानकारी ये मिल रही है कि इसमें एक मार्शल को चोटें भी आई। और बिहार विधानसभा में टेबल पलटने की कोशिश की गई है। विपक्षी नेताओं ने टेबल पलटने की कोशिश की है। टेबल पलटने की कोशिश के दौरान धक्का मुक्की की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। मार्शल और विपक्षी नेता के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। विपक्षी नेताओं ने टेबल पलटने की कोशिश इस दरमियान की है। एसआईआर पर बहुत ज्यादा बवाल बिहार विधानसभा में हुआ है और उसके बाद देखिए तस्वीरें जहां धक्का मुक्की के दौरान एक मार्शल को चोट लगी है। ये जानकारी भी सामने आई है। तो दो तस्वीरें अब आपके सामने हैं। बिहार विधानसभा की ही दोनों तस्वीरें हैं। विधानसभा के भीतर बहुत बवाल मचा है। विपक्ष विशेष चर्चा चाहता है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर ये पूरा हो हंगामा हुआ है। कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया है, लेकिन सत्ता पक्ष से बात नहीं बनती दिखी तो भारी बवाल मचाया गया है। ये दोनों तस्वीरें इस बवाल हंगामे की गवाही देती हुई हैं। बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग हर के सोने नहीं देंगे। महोदय, जो एसआईआर, हम बड़े विनम्रता से आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं। जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो किया जा रहा है, यहाँ सत्ता के लोग भी हैं, आप भी हैं महोदय। हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। महोदय, यह विनम्रता से आग्रह करते हैं। अब आपको उस वक्त की तस्वीरें भी दिखाते हैं जब सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उन्होंने स्पीकर के कमरे के बाहर लगातार विरोध जारी रखा, नारेबाजी करते रहे। और बिहार विधानसभा में विपक्ष के प्रदर्शन पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से बात की टीवी 9 संवाददाता रुपेश कुमार ने। विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। विपक्ष एकजुट होकर के काले कपड़े पहनकर सदन की कार्यवाही शुरू नहीं हुई, उसके पहले बाहर हंगामा और उसके बाद सदन के अंदर हंगामा। ये काले मन से काले वस्त्र पहनकर काले कारनामा खेलना चाह रहे थे, लेकिन संभव नहीं हो सका क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अपने जगह पर जाइए, मैं बोलने का अवसर दूंगे। लेकिन ये संवैधानिक पद का सम्मान नहीं करते हैं, ये संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करते, ये माननीय न्यायालय के निर्देश का भी पालन नहीं करते। ये घोर जंगल राज के लोग हैं जो गुंडा राज में विश्वास करते हैं, अराजकता उत्पन्न करते हैं।
और बिहार के विकास में सदन के द्वारा बिहार की जनता के हित में हो रहे कार्यों पर इनका हंगामा और अराजकता सारा बिहार की जनता देख रही है। ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। एसआईआर को लेकर इतना हंगामा क्यों? बिहार बंद हुआ, राहुल गांधी यहाँ आए, तेजस्वी यादव थे और उसके बाद से अब सदन की कार्यवाही ठप। देखिए, ये लोग डरे हुए हैं कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। बिहार से खबर है, जहां एनडीए के कार्यक्रम में मटन परोसने पर विवाद हुआ है और एनडीए विधायकों की बैठक के बाद परोसा गया है मटन। कल पटना में हुई थी एनडीए विधायकों की बैठक और सावन के महीने में मटन परोसने को लेकर ये बवाल हुआ है और एनडीए के विधायकों की बैठक थी जिसमें मटन परोसा गया और ये विजुअल जैसे ही सोशल प्लेटफॉर्म पर आए हैं, हंगामा शुरू हो गया है, विवाद बढ़ गया है। बिहार में एनडीए के कार्यक्रम में ये मटन परोसने की तस्वीरें जिसमें विवाद खड़ा हो रहा है और इधर ये कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ सावन का महीना है, कांवड़ियों को लेकर एनडीए के तमाम जो दल हैं वो लगातार आगे आ रहे हैं और किस तरह से सावन के महीने में कांवड़ियों के साथ साथ दुकानदारों को लेकर एक अलग तरह की सियासत भी देखने को मिली है। उसमें एनडीए विधायकों की बैठक में ये मटन परोसने का विवाद बढ़ता जा रहा है। कल पटना में ये एनडीए के विधायकों की बैठक हुई थी और सावन के महीने में ये मटन परोसा गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते प्रशासन ने सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए हैं। चिनाब नदी के बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया गया है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल डैम की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद बड़े जल स्तर को देखते हुए डैम के सारे गेट खोल दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह कदम एहतियातन उठाया गया है ताकि डैम की सुरक्षा और संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित की जा सके। डैम प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रियासी जिले में बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियों और नालों का जलस्तर अलर्ट लेवल के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने चिनाब नदी के किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं। गांव वालों से अपील की गई है कि वो नदी के पास न जाएं और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इससे पहले पिछले महीने भी तेज बारिश की वजह से जल स्तर को देखते हुए सलाल डैम के कई गेट खोले गए थे। और जम्मू के पुंछ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुंछ में तेज बारिश का अलर्ट है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की हैं, जहां एक बार फिर भूस्खलन हुआ है। ये लैंडस्लाइड एक पेट्रोल पंप के पास हुआ। राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। इस वजह से भूस्खलन की घटनाएं बार बार हो रही हैं। वहीं पहाड़ों से मलबा आने से पुंछ हाईवे पर आवाजाही बंद है। हाईवे पर कई मीटर के इलाके पर मलबा पड़ा है। मलबे के साथ पानी भी हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि घटनास्थल पर कुछ गाड़ियों के नुकसान की खबर भी है। एक कार के आसपास पत्थर के टुकड़े पड़े देखे जा सकते हैं। हाईवे पर ही कुछ जगहों पर पहाड़ों से गिरे पत्थर देखे जा सकते हैं, तो कहीं तेज रफ्तार से पानी पहाड़ से आता दिख रहा है। पुंछ जिले में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसी के चलते आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। बारिश के बीच लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि मौसम का अलर्ट देखकर ही घरों से बाहर निकले। करगिल से भी फ्लैश फ्लड का दिल दहलाने वाला एक वीडियो आ गया है और इस बीच जम्मू में बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। वीडियो कारगिल का है, जहां अचानक पहाड़ से तेज रफ्तार से पानी नीचे आने लगा। फ्लैश फ्लड का ये वीडियो सुरू सांकू उपमंडल के नाला गांव का है। गनीमत रही कि फ्लैश फ्लड की चपेट में कोई रिहायशी इमारत नहीं आई, नहीं तो ये किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता था। फ्लैश फ्लड के समय कई लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने अचानक आई इस बाढ़ का वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। प्रशासन अलर्ट है और अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। करगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है और यहाँ कई इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड भी हो रही है। अगला वीडियो जम्मू के पुंछ का है, जहां मेंढर नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी का पानी किसी भी वक्त पुल के ऊपर आ सकता है। मेंढर नदी के जल स्तर को देखते हुए पुल पर आवाजाही करना सुरक्षित नहीं है। हालांकि अभी तक नदी के पानी से आसपास के किसी रिहायशी इलाके को नुकसान नहीं पहुंचा है।
जम्मू में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जम्मू के पहाड़ी रीजन राजौरी और डोडा में बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है। TV9 संवाददाता महराज अहमद ने मौसम विभाग के अधिकारी से बात की, सुनिए क्या कहा उन्होंने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी जैसे फोरकास्टेड है 24 जुलाई मॉर्निंग या फोरनून तक ये इंक्रीमेंट वेदर रहेगा और इस बीच लास्ट 48 आवर्स में काफ़ी अच्छे स्पेल्स हुए खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर और ऑलमोस्ट 300 मिलीमीटर्स ऑफ रेन खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर ऑलमोस्ट 170 मिलीमीटर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर ऑलमोस्ट 70 मिलीमीटर के आसपास, राजौरी में 100 मिलीमीटर। तो पूरे जम्मू डिवीज़न में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और अभी भी बारिशें जो चल रही है खासकर डोडा डिस्ट्रिक्ट कठुआ और कुछ एक जो पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ वैली के अंदर भी खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और आसपास के जो कुछ एक डिवीजन हैं वहाँ पे बारिशें चल रही है करंटली। तो ये एक्टिविटी इंटरमिटेंटली खासकर यहाँ वैली के अंदर लाइट रेन, बीच बीच में मॉडरेट शावर्स, कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स, तो इस टाइप का एक्टिविटी यहाँ वैली के अंदर रहेगा 24, लेकिन कोई ऐसे मेजर फोकस नहीं वैली की तरफ, लेकिन जम्मू डिवीज़न में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है टिल 24 जुलाई। और जम्मू से एक क्लैश की खबर है। मामूली विवाद में महिला की दबंगई सामने आई है। तेज धार हथियार से शख्स को धमकाया। जम्मू शहर के कैनाल रोड में एक हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां एक महिला ने मामूली सड़क विवाद के चलते एक व्यक्ति को तेज धार हथियार दिखाकर धमकाया। महिला की दबंगई का ये वीडियो सामने आया है। विवाद तब शुरू हुआ जब एक महिला ने एक कार चालक को बीच रास्ते में रोककर उस पर उसके पति की गाड़ी को टक्कर मारने का आरोप लगाया। तभी अचानक शख्स को धमकाने के लिए महिला ने तेज धार हथियार निकाल लिया और कार चालक को मारने की धमकी देने लगी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से हथियार जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी। और हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड के चलते एक शख्स की जान चली गई है। कुल्लू में कहां हुआ है ये हादसा, देखिए रिपोर्ट। दिल दहला देने वाला ये वीडियो कुल्लू के लुहरी का है, जहां लुहरी सुन्नी मार्ग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पहाड़ों से लैंडस्लाइड हुआ और इसकी चपेट में ये पिकअप गाड़ी आ गई। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना खौफनाक था। हादसे वाली जगह आपको मलबा दिखाई दे रहा होगा। साथ ही वीडियो में पत्थर की चपेट में आई एक पिकअप गाड़ी आपको दिख रही होगी, जिसके ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से पिचक चुका है। पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा गाड़ी पर पड़ा हुआ है। गाड़ी की हालत को देखकर लग रहा है कि एक साथ कई पत्थर इस गाड़ी पर गिरे होंगे। कुल्लू में आज हुआ ये लैंडस्लाइड जानलेवा साबित हुआ है। लैंडस्लाइड के वक्त आसपास कई गाड़ियां मौजूद थीं, लेकिन यही पिकअप गाड़ी मलबे की चपेट में आई। बाकी गाड़ियां कुछ दूरी पर थीं, जिसके चलते हादसे की चपेट में आने से वो बाल बाल बच गए। जब तक आसपास मौजूद लोग पिकअप गाड़ी चालक की मदद के लिए उसके पास पहुंचते, उसकी जान जा चुकी थी। कुल्लू के इस लुहरी सुन्नी मार्ग पर कई जगहों पर मलबा गिरा दिख रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता ब्लॉक है। पुलिस को हादसे की सूचना दे दी गई है। कब तक रास्ते पर आवाजाही शुरू हो पाएगी, कहा नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियां खाई में जा गिरी। लैंडस्लाइड का ये लाइव वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का है। यहाँ डलहौजी के चुरैया विधानसभा क्षेत्र के चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर दिन के समय अचानक पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। लैंडस्लाइड के समय कई लोग मौके पर ही मौजूद थे। जैसे कि पहाड़ों से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरने शुरू हुए, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। लैंडस्लाइड वाली जगह पर 2 कार सड़क के किनारे खड़ी थी। लैंडस्लाइड की चपेट में आकर दोनों कारें एक एक करके गहरी खाई में जा गिरी। पहले एक कार पर मलबा गिरा, जिसके बाद वो खाई में जा गिरी। थोड़ी देर बाद ही दूसरी कार भी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि कार में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, नहीं तो ये हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। लैंडस्लाइड के वक्त चुराव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी यशवंत खन्ना भी घटनास्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने लैंडस्लाइड का ये लाइव वीडियो बनाया। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर आवाजाही ठप है। और हिमाचल प्रदेश से ही लैंडस्लाइड का एक और वीडियो सामने आया है। यहां 2 दिनों में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 5 लोगों की जान जा चुकी है।
मानसून की दस्तक के बाद से हिमाचल प्रदेश से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वीडियो सोलन के वाकना घाट का है, जहां पर ममलीक सड़क पर अचानक से लैंडस्लाइड शुरू हो गई और इसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया। मौसम विज्ञान ने आज भी सोलन में तेज बारिश की संभावना जाहिर की है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। सोलन के साथ साथ ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में भी आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। चंबा जिले के भरमौर में चट्टान मकान के ऊपर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त घर के ऊपर मलबा गिरा, लोग घर के अंदर सोए हुए थे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटे में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 5 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश की 398 सड़कें बंद हैं और 682 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं और इसकी वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। लैंडस्लाइड जुआई रोड पे आने में रिपोर्टेड है, लेकिन वहाँ फॉरेस्ट एरिया ही है और रोड है, तो कोई ऐसे लॉस टू प्रॉपर्टी अदर देन द रोड रिपोर्टेड नहीं है। लॉस टू प्रॉपर्टी अलग। और साथ में खनाग में हमारा जो NH 305 है वो बंद है। तेज बारिश के बाद महाराष्ट्र के वाशिम में भी हालात बिगड़ गए हैं। यहां फसलें बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। वाशिम जिले के मंगरूल पीर तहसील के कंजरा और शेलू बाजार इलाके में मूसलाधार बारिश के चलते हालात बन गए हैं। ऐसी तबाही पहाड़ों में बादल फटने के बाद देखने को मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र में 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद वाशिम जिला पानी पानी हो गया। तेज बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया और किसानों की फसल बर्बाद हो गई। किसान अपने खेतों में पानी भरने से रोकने की कोशिश करते नजर आए। सैकड़ों हेक्टेयर में फैली सोयाबीन, कपास और तूर दाल की फसल पानी में डूब गई है और इसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई खेतों की उपजाऊ मिट्टी बाढ़ में बह गई है। कई गांव में पीने के पानी और बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो गई है, जिसे बहाल करने में प्रशासन को मुश्किलें आ रही हैं। नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि नदी का पानी पुलिया पर आ गया और इसकी वजह से पुल पर आवाजाही बंद हो गई। वाशिम जिले के कंजरा से पिंपरी खुर्द तक संपर्क पूरी तरह से टूट गया। ग्रामीणों और किसानों ने प्रशासन से तुरंत सर्वेक्षण करके आर्थिक सहायता और पुनर्वास की मांग की है। राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के राजसमंद में बाढ़ आ गई है। राजसमंद के शमशान घाट में भी कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को दाह संस्कार करने में भी परेशानी हो रही है। जिंदगी तो जिंदगी, अंतिम यात्रा का भी रास्ता पानी ने रोक रखा है। तेज बारिश के कारण मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि मोक्षधाम और मोक्षधाम तक का रास्ता पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। ये तस्वीर राजस्थान के राजसमंद की है, जहां तेज बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। बारिश का पानी शमशान घाट में भर गया है। शमशान घाट में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। शमशान तक पहुंचने के रास्ते पर भी घुटने से ऊपर तक पानी भर गया है। जान जोखिम में डालकर लोग शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, बारिश की वजह से शवों के दाह संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखिए, शमशान घाट में कमर तक पानी भरा हुआ है। कमर तक भरे पानी के बीच से लोग डेड बॉडी को लेकर दाह संस्कार करने जा रहे हैं। कंधे पर भारी भारी लकड़ी रखकर पानी को पार कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान सहित कई इलाकों में बारिश में कमी आएगी। दिन का तापमान 35 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसके बाद 28 जुलाई तक वापस मानसून सक्रिय होगा। इसके बाद फिर अच्छी बरसात होगी। और बिहार के पटना में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। पुनपुन नदी में उफान के चलते कई इलाके पानी में डूब गए। तस्वीरें पटना से सटे दीदारगंज के सोनावा गांव की है, जहां लोग कुछ इस तरह से आवाजाही करने को मजबूर हैं। पुनपुन नदी पिछले कई दिनों से उफान पर है, जिसका पानी निचले इलाकों में घुस चुका है और अब लोग अपने बच्चों को इस तरह ट्यूब के सहारे घर लाने को मजबूर हैं। हर साल बरसात के दिनों में इस तरह के हालात बन जाते हैं। स्थानीय अधिकारियों नेताओं तक इस समस्या को कई बार पहुँचाया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। 4 दिन से बरसात का पुनपुन का गंगा जी उधर पानी ठेल दिया है। हम लोग बच्चे को लेकर स्कूल ट्यूब से ही आते हैं, जाते हैं और आने जाने कोई सुविधा नहीं है। परेशानी तो यही है कि पुनपुन नदी के पानी मेरे घर में आके घुस गई है, मेरे गांव में पचड़ गई है चारों पट्टी। बहुत परेशानी में छोटे छोटे बच्चे के लेकर के हम लोग पानी में पार होते हैं। बच्चे लोग पानी में सब डूबने लगता है। हम लोग यही चलते, काम धंधा भी नहीं चलते। जब भी पानी आता है, जब भी हम लोग के परेशानी हो जाता है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में और बारिश होती है तो समस्या और गहरा सकती है। महाराष्ट्र के वसई में संदिग्ध कंटेनर मिलने से हड़कंप मच गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानिए।
समंदर की लहरें एक कंटेनर को अपने साथ बहाकर ला रही हैं। कंटेनर का साइज इतना बड़ा है कि दूर से ही नजर आ रहा है। तस्वीरें मुंबई से सटे वसई के कलम बीच की है। पानी में बहकर कंटेनर जैसे ही किनारे पर आया, हड़कंप मच गया। बीच पर मौजूद लोग संदिग्ध कंटेनर को देखकर दहशत में आ गए। स्थानीय मछुआरों ने तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस और प्रशासन को दी। पुलिस और कोस्ट गार्ड को संदिग्ध कंटेनर की जानकारी मिली तो वो भी वहां पहुंच गए और कंटेनर की जांच में जुट गए। कंटेनर में क्या है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कंटेनर मिलने से हड़कंप जरूर मच गया है। ये कंटेनर समंदर की लहरों के साथ किनारे पर आया है। सुरक्षा को देखते हुए लोगों से कंटेनर के पास नहीं जाने की अपील की गई है। पुलिस और कोस्ट गार्ड ने कंटेनर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और कंटेनर से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने और आधिकारिक जानकारी मिलने तक अफवाहों पर विश्वास नहीं करने की अपील की है। इससे पहले भी कुछ साल पहले ऐसा ही एक कंटेनर मुंबई में मिला था, जिसमें करोड़ों रुपए की सिगरेट थी। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों में आज बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने हंगामा किया। इसके कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को सुबह 11 बजे फिर से होगी। मामले पर सरकार का कहना है कि विपक्ष दोहरा रवैया अपना रहा है। विरोध प्रदर्शन करके विपक्ष जनता का पैसा बर्बाद कर रहा है। वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं। वहीं विपक्ष का कहना है सरकार विपक्ष की आवाज सुन ही नहीं रही है। स्वर से तमाम विपक्ष ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसमें जो विसंगतियां हैं, अनियमितताएं हैं, ये जो बेदखली की परियोजना है उसके संदर्भ में आवाज उठाई। बजाय उसके कि उन आवाजों को सुना जाए, एक तरफा सदन को एडजर्न कर दिया गया। और आज जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों को हाथ जोड़ते हुए किसानों से जुड़े सवालों पर चर्चा हो जाने की अपील की। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान क्या कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। आज की उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हुआ है आज ही, और इसी को लेकर ये मुलाकात हुई है। और इस बीच एक मुलाकात की और तस्वीर जिसमें संकेत पढ़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। आज ही उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हुआ है। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से दिया गया इस्तीफा मंजूर हो गया है। अगले उपराष्ट्रपति को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी हैं। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया। राष्ट्रपति के इस्तीफा स्वीकार करने के बाद गृह मंत्रालय को अगली कार्यवाही के लिए भेज दिया है। इसके बाद अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जगदीप धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है। पीएम ने लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इस बीच सरकार की तरफ से कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा ये चुनाव आयोग तय करेगा। ये सरकार का कार्य क्षेत्र नहीं। इसी सत्र में चुनाव होगा या नहीं ये फैसला भी चुनाव आयोग ही करेगा।
धनखड़ ने कल जस्टिस वर्मा को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव को मंजूर किया था, जिसकी जानकारी सरकार को नहीं थी। कहा गया कि अगर सरकार को बताया गया होता तो सत्ता पक्ष के सांसद भी उस प्रस्ताव पर दस्तखत करते। सरकार ऐसा ही प्रस्ताव लोकसभा में लाने वाली थी। और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनके गांव के लोग हैरान हैं। धनखड़ के गांव वालों का कहना है कि अचानक उनके इस्तीफे के फैसले पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन झुंझुनू में जगदीप धनखड़ के पैतृक गांव किठाना के लोग उनके फैसले से हैरान हैं। किसी को भी उनके फैसले पर विश्वास नहीं हो रहा है। गांव वालों का कहना है कि धनखड़ की तबीयत नासाज थी, लेकिन वो इस्तीफा दे देंगे ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। माहौल तो देखो निराशा ही है, सबकी यही चर्चा हो रही है कि भी वो इस्तीफा दे दिया तो निराश है सारी। अभी हमारे को तो न्यूज से ही पता चला कि महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में गांव में बड़ी निराशा का माहौल है। धनखड़ के भतीजे हरेंद्र धनखड़ ने बताया कि मार्च में उपराष्ट्रपति के हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और बीते महीने उत्तराखंड में उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत भी की थी, लेकिन इस्तीफे जैसा फैसला इतना अचानक होगा इसकी किसी को भनक तक नहीं थी। सच्चाई यही है कि महज 3 हफ्ते पहले धनखड़ की धर्मपत्नी गाँव आई थी। इस दौरान लोगों ने जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी और जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना की थी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बिहार बीजेपी के एक विधायक ने नीतीश कुमार को देश का अगला उपराष्ट्रपति बनाने की मांग की है। बिहार में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। विपक्ष नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर है। वोटर लिस्ट रिवीजन और क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर विपक्ष हमलावर है। इन सब के बीच बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक और मुद्दे पर जबरदस्त चर्चा हो रही है और वो है देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। जैसे ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर सामने आई, बिहार के राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग की है। वहीं बिहार के नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये बिहार के लिए अच्छी बात होगी। यानी आप लोग क्यों नहीं अरे बिहार का बच्चा चाहेगा जो नीतीश उपराष्ट्रपति बने। तो यानी कि कहीं न कहीं मामला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूंकि जी नहीं, वो हेल्थ के ग्राउंड पर इस्तीफा दिए हैं, वो महामहिम है, इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं होना चाहिए। रही बात, कौन बिहार का नागरिक नहीं चाहेगा कि बिहार का बेटा उपराष्ट्रपति बने। चल रहा है उपराष्ट्रपति में, कहा जा रहा है कि उनको बनाना चाहिए। अच्छी बात है, बन जाए तो क्या दिक्कत है, बन जाए। मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी होती है, लेकिन एमबीबीएस के ज्यादातर छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी में एमबीबीएस की किताबें लॉन्च की थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू तो हुई, लेकिन ज्यादातर छात्र हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए और बड़े गाजे बाजे के साथ शुरू की गई कि देखिए अब हमारा वो राज्य है जहां पर हिंदी में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। मगर जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इन 3 सालों में कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी में एग्जाम दी है। तो मतलब उसमें वही था कि इंग्लिश की चीज़ों को ही हिंदी में लिख दिया गया, पूरा ट्रांसलेट नहीं है, मतलब कि हार्ट को हार्ट ही रखा गया, हृदय नहीं लिखा गया है। तो मतलब ये मेन जो मेडिकल वर्ड होते हैं उनको इंग्लिश में ही रखा गया है। कुछ शब्द बोलचाल वाले होते हैं वो हिंदी में कर दिया गया। जिस प्रकार से जो हिंदी भाषा के लिए जिस प्रकार मातृभाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई एमपी में चालू हुई, वो एक सकारात्मक कदम था, परंतु उसको सस्टेन करना, उसको आगे तक लेके जाना भी आवश्यक है। यदि आप अभी देखेंगे कि जो रिसर्च पेपर हैं वो जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और इनमें छपते हैं, लैंसलेट और जो प्रतिष्ठित जर्नल है, वो अभी भी इंग्लिश में है। और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों को केंद्र सरकार से दी जाने वाली स्कॉलरशिप में धांधली का मामला सामने आया है। सीएम धामी ने मामले की जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण ने स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट 2 हफ्ते में सौंपने को कहा गया है। मामले में किच्छा के सरस्वती शिशु मंदिर को अल्पसंख्यक विद्यालय दिखाते हुए 154 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का आवेदन दिया गया। जांच में स्कूल के संचालन से जुड़े व्यक्ति मोहम्मद शारिक अतीक का नाम सामने आया है, जिसे घोटाले का संदिग्ध माना जा रहा है।
वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी जो आई थी वो जांच करने, उन्होंने भी सारे रजिस्टर पत्रावली चेक करने के उपरांत एक भी बच्चा हमारे यहाँ नहीं पाया पंजीकृत उस सूची के अनुसार। इसमें मुझे जैसे बताया गया है 2019-20, 20-21, 21-22, 22-23 ये 4 साल का घोटाला है ये। वहीं प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक कमेटी गठित की थी एसडीएम की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और हमारे ब्लॉक के जो बीईओ रहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी वो भी थे। उनकी जांच की उन्हें हमारे यहाँ से आदेशित किया गया था एंड वो जांच आई थिंक ऑलरेडी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है। महाराष्ट्र के नालासोपारा में सनसनीखेज वारदात हुई है। पत्नी ने बॉयफ्रेंड की मदद से पति की बेरहमी से हत्या कर दी है। पति की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया। घर में पति की लाश दफनाकर टाइल्स भी लगवा दी गई उसके ऊपर। शव को छिपाने के लिए महिला ने अपने देवर से उस जगह पर टाइल्स लगवाई। हत्या के बाद महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। साल की गुड़िया उर्फ चमन देवी का प्रेम संबंध उसी की ठीक घर के बगल में रहने वाले 20 साल के मोनू के साथ चल रहा था। मोनू और गुड़िया के बीच बाधा बन रहा था। गुड़िया का पति विजय चौहान, जिसे रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने एक प्लान बनाया कि उसको उसके ही घर में गाड़ देते हैं। ये वही घर है जहां पर अब देखिए फिलहाल पुलिस ने इसे सील कर दिया है, तस्वीरों में आप देखिए। और उसकी ठीक दीवार को लेकर मोनू का घर है। मोनू अपने माँ बाप के साथ रहता है और जानकारी है कि मोनू कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन मोनू का संबंध 28 साल की जो गुड़िया चमन देवी है उनके साथ चला था। हालांकि गुड़िया को एक 6 साल का बच्चा है, उसके बावजूद भी इन दोनों का जो है प्रेम संबंध चल रहा था। इसके बाद इस रास्ते को अपनाने के लिए सबसे पहले दोनों ने एक प्लान बनाया। उसके बाद इसी घर में जो इस वक्त आप तस्वीरों में देखें कि जहां पर सील लगा हुआ है, पुलिस ने इसे सील कर दिया है, उसी घर में पहले 6 फीट अंदर एक गड्ढा खोदा गया, उसके बाद उसी में उसे मार कर दफना दिया गया। हालांकि इस बारे में खुलासा तब हुआ जब विजय के तमाम जो परिवार वाले हैं उन्हें जब ये शक हुआ कि पिछले कई दिनों से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो यहाँ पर घर पर आए। घर पर लेकिन तब तक जो चमन देवी थी वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड 20 साल के मोनू के साथ फरार हो चुकी थी। उसके बाद इस घर में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने गड्ढा खोदा तो विजय का जो शव है वो मिला। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 10वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक सरकार 1200 बच्चों को i7 लैपटॉप देगी। इसके साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ और सिल्वर मेडल जीतने वालों को 5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 3 करोड़ का इनामी राशि देने का ऐलान भी किया गया है। स्कूल में जो बच्चे स्टेट और नेशनल में खेलते हैं उनको कैटेगरी वाइज हर खिलाड़ी को उसकी कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में कोई भी मेडल लेने वाले को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने देने का निर्णय किया है। 10वीं पास किए लगभग 1200 विद्यार्थियों को जो मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं i7 लैपटॉप, उनको ये आगे की शिक्षा एनईपी से अलाइंड हो 1200 लैपटॉप देने का काम इस कैबिनेट ने पारित किया है। तीसरा सबसे बड़ा फैसला जो दिल्ली की सरकार ने किया है वो फैसला है आईसीटी लैब्स स्थापित करने का। 175 स्कूलों में आईसीटी लैब सीबीएसई के अप्रूव्ड पैरामीटर्स पर। और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शास्त्री पार्क इलाके में कांवड़ियों का स्वागत किया और फूल बरसाए। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। तस्वीरें दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके के श्यामगिरी बाबा मंदिर कांवड़ कैंप की है, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों का स्वागत किया और कांवड़ियों पर फूल बरसाए। खुद रेखा गुप्ता जो है वो महिला कांवड़ियों का विशेष तौर पर स्वागत कर रही हैं। उनको जो है फूल अर्पित किया गया है, तिलक लगाया गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया गया। दिल्ली सरकार का कहना है कि 374 से ज़्यादा कोविड शिविर हैं वो इस बार लगाए गए हैं और उनकी सहूलियत के लिए न केवल उनको वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की गई बल्कि एक सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि असुरी शक्तियां समाज का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। कावड़ के इस श्रावण मास में आप सभी को अपनी बहन की ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। भाई ये समझ लेना बहुत सारी असुरी शक्तियां आसपास घूमती रहेगी, पर बाबा की कृपा होगी तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगी, केवल नाचेंगी गाएगी। बोल हर हर महादेव।
और अब आपको यूपी के सहारनपुर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। सहारनपुर में बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए विधायक राजीव गुंबर ने मीटिंग के दौरान अफसरों के सामने 50,000 की गड्डी रखते हुए कहा कि पैसे लो पर काम तो करो। हुआ कुछ यूं कि शहर के रायवाला बाजार में सड़क के बीचों बीच लगे 2 बिजली के खंभों के कारण हमेशा जाम के हालात बने रहते हैं। विधायक के सवाल पर अधिकारियों ने कहा कि खंभों को हटाने का एस्टीमेट तैयार है, बस राशि जमा करनी है। ये सुनते ही विधायक राजीव गुंबर ने अधिकारियों के सामने 50,000 रुपए की गड्डी रखते हुए कहा, कुछ तो शर्म करो। विधायक ने गुस्से में उस दिन भी कहा था पैसे में चेक दिया कहा था मैंने पूर्व योजना में बना दिया विभागीय योजना की बजाय विभाग के आधार पर कराएंगे। विधायक ने दिल्ली पुलिस के 2 फरार एसआई इंदौर से अरेस्ट कर लिए गए। ये बड़ी खबर आ रही है। ठगी केस में फ्रीज खातों से पैसे निकालकर ये फरार हुए थे। खातों से निकाली रकम सोने में बदलाई थी। दोनों के पास से 1 करोड़ का सोना बरामद किया गया। एक एसआई उत्तर दिल्ली में तैनात था, महिला एसआई शाहदरा में पोस्टेड थी। फिलहाल दोनों एसआई से पूछताछ की जा रही है। इसी साल अप्रैल में ठगी का ये पूरा मामला सामने आया था। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारद्वाज संवाददाता पुनीत शर्मा। पुनीत, क्या और जानकारी मिल रही है, किस तरह से इनको पकड़ा गया, क्योंकि ये बड़ा ठगी का मामला था और अप्रैल से फरार थे? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही भी इसमें नजर आ रही है कि एक सब इंस्पेक्टर जो पुरुष था और दूसरी जो महिला थी, ये दोनों लोगों ने जो भी बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता उसके जो पैसे हैं उनको निकाल लिया था, ठगी की थी और उसके बाद उस पैसे को इन्होंने सोने में कन्वर्ट कराया था। तकरीबन 1 करोड़ रुपया था और उसके बाद ये लोग अप्रैल में लेकर के इसको फरार हो गए थे और तभी से दिल्ली पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही थी, जो अब इंदौर से पकड़े गए हैं। उनके पास से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का सोना भी जब्त हुआ है। जो आरोपी शख्स सब इंस्पेक्टर था वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में था, जबकि जो उसकी महिला दोस्त थी वो शाहदरा में थी। दोनों आसपास के थाने हैं और इन लोगों ने मिलकर के साजिश रची थी कि जो भी अकाउंट में पैसे थे जो फ्रीज किया जाते थे, खासतौर से जो साइबर ठगी के थे, उन सभी पैसों को इन लोगों ने तरीके से निकलवाया और उसके बाद उसको लेकर के लोग फरार हुए थे सोने में तब्दील करा के। तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी इनको पकड़ना। फिलहाल इंदौर से पकड़े गए हैं और पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है कि किस तरीके से इन्होंने ठगी के इन पैसों को निकलवाया और लेकर के फरार हुए थे। जी, बहुत शुक्रिया पुनीत से तमाम जानकारी के लिए। और समंदर में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे भारत के जखीरे में एक और बाहुबली जुड़ गया है। पूरी तरह स्वदेशी INS निस्तार नौसेना में शामिल हो चुका है। ये एक डीप सी डाइविंग और रेस्क्यू शिप है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर खास जोर रहा है। यही वजह है कि भारत तीनों सेनाओं के लिए आधुनिक और बेहद घातक रक्षा उपकरण और हथियार बनाने में जुटा है। अब समंदर में नौसेना की ताकत बढ़ाने INS निस्तार आ गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने INS निस्तार का निर्माण किया है, जो एक अत्याधुनिक डाइविंग सपोर्ट वेसल है। INS निस्तार में 75% उपकरण स्वदेशी हैं। INS निस्तार की खूबियों की बात करें तो नौसेना का ये पहला डेडिकेटेड डाइविंग सपोर्ट वेसल है। आपात स्थिति में पनडुब्बी को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी DSR भी तैनात है। DSR समंदर में 650 मीटर गहराई तक रेस्क्यू ऑपरेशन करने में सक्षम है। इसका वजन 9,350 टन और लंबाई 120 मीटर है। इस पर 200 से ज्यादा नौसैनिक तैनात रह सकते हैं। ये लगातार 60 दिन तक समंदर में ऑपरेशन करने में समर्थ है। निस्तार एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है बचाव या रेस्क्यू। ऐसे जहाज दुनिया के कुछ ही देशों के पास हैं। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में INS निस्तार ने पाक पनडुब्बी गाजी को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी।